Hello everyone, welcome to IQ Tab. Let's start with the editorial discussion for 23rd of December. First of all, let's understand कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करना है. सबसे पहले we'll talk about the warning bells that are ringing because of Omicron. Now, अभी तक ऐसा लग रहा था कि Omicron बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, but as the cases are rising in India also, so now जो warning bells है वो लगातार बजनी स्टार्ट हो गई और इंडिया भी जो है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए रेडी हो रहा है. Omicron ज़्यादा फैले ना इस चीज़ के लिए. So we'll talk about this particular topic in this editorial. Second, we'll talk about कि जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक बे है वहां पे लगातार इंडियन फिशरमैन क्यों अरेस्ट होते हैं, व्हाट हैज बीन द मेन रीजन, एंड यहाँ तक कि कुछ फिशरमैन की यहाँ पे डेथ भी हो गई है. व्हाट हैज बीन द रीजन एंड व्हाट इज गवर्नमेंट ट्राइंग टू डू टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हम इसके बारे में बात करेंगे इन दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल. थर्ड, विल टॉक अबाउट कि इफ इंडिया वांट्स टू बिकम अ रीजनल लीडर, व्हाट ऑल इंडिया नीड्स टू डू एंड व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिया. क्या क्या चैलेंजेस है जिसको इंडिया अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया है, इसको हम बेसिकली दो पर्सपेक्टिव में देखेंगे. फर्स्ट विल बी द पर्सपेक्टिव ऑफ अफगानिस्तान एंड सेकंड विल बी द पर्सपेक्टिव ऑफ चाइना. हम इन दोनों पर्सपेक्टिव में चेक करेंगे कि हमें और क्या करने की जरूरत है. फोर्थ विल टॉक अबाउट द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल. नाउ इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत बार बात कर रखी है, सो इसके बारे में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट और जो न्यू पॉइंट्स हैं हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे, विल नॉट रिपीट द ओल्ड पॉइंट्स. सो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो जो इश्यूज है इसके मेन हम इसके बारे में समझेंगे. एंड देखिए ये जो पर्टिकुलर जो ओपेड पेज पे जो एक आर्टिकल आया हुआ है अबाउट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट बिकॉज ऑफ लेस टाइम हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आज टेक नहीं कर पाएंगे. सो विल ट्राई टू टेक दिस पर्टिकुलर आर्टिकल सम अदर डे. ओके, सो आज के लिए हम दीज फोर आर्टिकल्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे. So let's move on to the first topic that we have to discuss. It is about the warning bells that is rising because of Omicron. नाउ एज यू मस्ट नो कि इंडिया के अंदर 200 केसेस से ज्यादा ऑलरेडी ओमिक्रॉन के अंदर आ चुके हैं. नाउ जब दिसंबर स्टार्ट हुआ था तो वहां पर इंडिया के अंदर केसेस जीरो थे, मतलब जीरो केसेस थे, एंड अचानक से जो केसेस है वो अचानक से इंक्रीज हो गया. उसके कारण सेंटर जो है वो अचानक से हाई अलर्ट पे आ गया है. नाउ जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी है यूनियन लेवल के, उन्होंने एक लेटर लिखा है सारे के सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के चीफ सेक्रेटरीज को, जो हेल्थ रिलेटेड चीफ सेक्रेटरीज है उनको बोला है कि दे शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. मतलब प्रॉब्लम हो सकता है कि आगे जाकर काफी खराब हो जाए, उसके लिए हमें अभी से ही रेडी होने की जरूरत है. देखिए ओमिक्रॉन जो है इट इज एटलीस्ट 3 टाइम्स मोर ट्रांसमिसिबल, मतलब 3 गुना ज्यादा बुरी तरीके से फैल रहा है एज कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट और जितने भी बाकी वेरिएंट थे. मतलब बहुत ज्यादा ये ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत फास्ट फैल रहा है. इसलिए इस चीज से अगर देखिए, अगर वायरस ने अपने अंदर म्यूटेशन किया और अगर वो खुद फास्ट फैल रहा है तो उससे उससे बचने के लिए हमें भी वी नीड ग्रेटर फोरसाइट, वी नीड ग्रेटर डेटा एनालिसिस एंड वी नीड बेटर टाइप ऑफ डायनामिक डिसीजन मेकिंग. हमें हर चीज को अपने आप को इंप्रूव करना होगा ताकि हम स्ट्रिक्ट और प्रॉम्प्ट कंटेनमेंट एक्शन ले सके और ओमिक्रॉन जहां पर है उसको वहीं पर रोक सके, ताकि लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पेशली वो ज्यादा इंक्रीज ना हो. देखिए अगर हम किसी पर्टिकुलर वेरियस वायरस को या फिर वेरिएंट को लोकल लेवल पे ही रोक लेंगे तो ऑब्वियसली वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रोक लेंगे तो हम वो स्टेट लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा, एंड सिमिलरली वो नेशनल लेवल तक ज्यादा फैल नहीं पाएगा. सो इसलिए हमें लोकल लेवल से स्टार्ट करने की जरूरत है. नाउ जो लेटर लिखा गया है जो हमारे यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी के द्वारा, वहां पर दो स्पेसिफिक पैरामीटर्स की बात की गई है जिसके बारे में स्टेट्स को ध्यान रखना है. सबसे पहली बात तो पिछले एक हफ्ते के अंदर अगर आपका टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो है वो 10% से ज्यादा आया है, इसका मतलब है कि जितने आपने आरटीपीसीआर टेस्ट किए हैं अपने स्टेट के अंदर उसमें अगर 10% से ज्यादा लोग पॉजिटिव आए हैं तो आपको यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, आपको यहां पर हाई अलर्ट में आने की जरूरत है. और सेकंड, अगर आपके स्टेट में जितने भी बेड्स हैं, हॉस्पिटल बेड्स हैं, अगर उसके अंदर ऑलरेडी 40% से ज्यादा ऐसे बेड्स जो कि ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स है या फिर जो आईसीयू है, इंटेंसिव केयर यूनिट्स है, वहां पर अगर 40% से ज्यादा बेड अगर आपके ऑलरेडी मतलब फिल्ड हो चुके हैं तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई अलर्ट पे रहने की जरूरत है. आपको यहाँ पर ऑलरेडी इस बात के प्रोविजंस बनाने स्टार्ट करने होंगे कि हम कैसे, अगर बाई चांस थर्ड वेव आता है तो हम कैसे उससे फाइट करना है, कैसे हम उसके लिए बेड्स जो ऑक्सीजन की जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन सबसे हम कैसे उन सबका पहले से ही हम रेडी करके रख सकते हैं ताकि ओमिक्रॉन जो ज्यादा अफेक्ट ना करे. नाउ जो ये लेटर लिखा गया था उसके अंदर बात की गई थी कि जो इंडिया के अंदर ऑलरेडी एक कंप्लीट लॉकडाउन लगा था जब फर्स्ट वेव आया था, आपको याद होगा दैट लॉकडाउन वाज वेरी ड्रेडफुल. हमारे इकोनॉमिक कंडीशन से, हमारे पॉलिटिकल कंडीशन से, सोशल कंडीशन से, हर पर्सपेक्टिव में इस पर्टिकुलर लॉकडाउन ने इंडिया को बिल्कुल डाउन ट्रॉडन कर दिया था. नाउ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स जो थे और नाइट कर्फ्यू का इशू, ठीक है, लार्ज गैदरिंग्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, जितने भी मैरिजेस यहाँ तक कि फ्यूनरल्स, वहां पर भी लोग नहीं जा सकते थे अपने जो जो उनके खुद के रिलेटिव्स है, द पर्सन्स हु जो उनके बिल्कुल साथ रहे हैं पूरी लाइफ, उनको एक लास्ट टाइम फ्यूनरल्स में भी जा नहीं सकते थे वो. इसके अलावा ऑफिसेज, इंडस्ट्रीज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो आप देख सकते हैं सिचुएशन कितना ज्यादा ड्रेडफुल हो चुका था फर्स्ट वेव के बाद जब लॉकडाउन लगा था. तो नो इसी चीज को रोकने के लिए यहाँ पर प्री एम्प्टिव एक्शन की बात की जा रही है, मतलब थर्ड वेव, इससे पहले कि थर्ड वेव शुरू हो उसको खत्म कर दो, मतलब उसको आने ही मत दो. देखिए इंडिया के अंदर महाराष्ट्र एंड दिल्ली, ये दो ऐसे स्टेट है जहां पर हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ ओमिक्रॉन आने स्टार्ट हो गए हैं. इसके अलावा तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान, केरला एंड गुजरात, ये भी ऐसे स्टेट है जहां पर ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं. तो हमें ध्यान रखने की जरूरत यह है कि इस केसेस को यहीं पर टिप करना होगा, यहीं पर इनको रोकना होगा, ताकि देखिए पहली बात तो जिस स्टेट में फैल चुका है वहां पर रोकने की जरूरत है. सेकंड चीज, जहां नहीं फैला है वहां तक हमें ओमिक्रॉन को पहुंचने नहीं देना है. दिस इज आवर मेन कंसर्न.
इंडिया का जो डेली केस काउंट है, जहां पर डेल्टा वेरिएंट प्लस ओमिक्रॉन वेरिएंट दोनों को अगर साथ में मतलब इंक्लूड किया जाए तो अभी 10,000 से कम हो गया है। और ये पहली बार हुआ है मई 2020 के बाद, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी कंट्री के अंदर एक महीने में 10,000 से कम केसेस आए हैं। अब फिर से अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट आएगा तो फिर से इंक्रीज हो जाएगा, राइट, बिकॉज ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत ज्यादा फास्ट फैल रहा है। तो हमें ओमिक्रॉन को यहाँ पर रोकने की जरूरत है। अब देखिए, इस चीज को हम कैसे रोक सकते हैं। एक अच्छी चीज हमारे पास ये है कि हमारा 90% जो अडल्ट पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी एटलीस्ट एक डोज के साथ वैक्सीनेटेड हो चुका है, मतलब एटलीस्ट वन डोज 90% पॉपुलेशन को मिल चुका है अकॉर्डिंग टू अ डेटा। ये शो करता है कि इंडिया एक बेटर पोजीशन में है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर, या फिर जो भी सेकंड वेव आई थी अभी, जो हमारे इसी साल 2021 के अंदर जो सेकंड वेव आई थी, उससे भी हम एक बेटर पोजीशन में तो है, एटलीस्ट है। बट पॉइंट इज कि ये बेटर पोजीशन इज नॉट एनफ फॉर द ओमिक्रॉन। हमें और ज्यादा बेटर पोजीशन में जाने की जरूरत है ताकि ओमिक्रॉन को पूरी तरीके से रोका जा सके। पिछले 2 साल का एक्सपीरियंस है वो ये बताता है कि जब भी यूरोप एंड यूएसए की कंट्रीज में जब जब वहां पर प्रॉब्लम्स बढ़ती है कोविड के कारण, तब तब इंडिया के अंदर जो रिजल्ट होता है ना वो बहुत खराब होता है। जैसा हमने देखा था, जो फर्स्ट वेव आया था सबसे पहले यूरोप एंड यूएसए को उसने सबसे ज्यादा वहां पर हैवक क्रिएट किया। सिमिलरली सेकंड वेव भी आया तो पहले यूरोप और यूएसए को उसने ज्यादा अटैक किया, एंड उसके बाद अचानक से इंडिया के अंदर आ गया, एंड उसके बाद इंडिया में बुरी तरीके से उसने प्रोलिफरेट किया और बहुत ज्यादा डेथ कॉज की। तो अगेन थर्ड वेव देखिए, अगेन यूरोप और यूएसए में आ चुका है, मतलब और एक्सपीरियंस ये बताता है कि हो सकता है कि अभी वो इंडिया के अंदर आएगा, तो हमें अभी से ही अलर्ट रहने की जरूरत है। नाउ लास्ट ईयर की बात करें, 2020 की बात करें, जिस टाइम कोविड पहली बार आया था, तो ऐसा लग रहा था कि अगर एक बार वैक्सीन बन जाएगा तो हम एक्चुअली इस पर्टिकुलर पैंडेमिक से पूरी तरीके से बाहर निकल जाएंगे। बट जब से ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है तब से हमें ये तो एटलीस्ट मालूम चल गया है कि वैक्सीन इज पूरी तरीके से सफिशिएंट नहीं है। अगर हम पूरी मतलब थर्ड डोज भी ले ले, यानी कि बूस्टर डोज भी ले ले, तो भी वो इनएडिक्वेट है। अगर आपको याद होगा तो हम कोविशील्ड की कल हमने बात की थी, वहां हमने बात की थी कि अगर कोविशील्ड का बूस्टर डोज भी ले ले तभी वो सिर्फ 71% का वो दे रहा है, मतलब 71% ही बचा पा रहा है कोविड से, ओमिक्रॉन से। ठीक है, स्टिल 29% लोग ऐसे होंगे जिनको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा ओमिक्रॉन 3 डोज लेने के बावजूद। तो आप समझ रहे हैं, लास्ट ईयर जहां हम सोच रहे थे कि वैक्सीन हमारा एक पासपोर्ट हो सकता है कि हम इस पर्टिकुलर पैंडेमिक से बाहर निकल जाएंगे, अब हमें पता चल गया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने के बाद ये वैक्सीन से भी बहुत ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट यस, वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीन नहीं लेने से खतरा ज्यादा बढ़ रहा है, वैक्सीन लेने से एटलीस्ट वी आर गेटिंग 70% प्रोटेक्शन। सो वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन नाउ इंडिया जो है, अभी अगर आप वैक्सीन की बात करेंगे तो एक सिंगल वैक्सीन के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, दैट इज कोविशील्ड। कोवैक्सीन जो है, जो कि हमारा एमआरएनए वैक्सीन है, वो इंडिया के अंदर बहुत ही कम अवेलेबल है, वो इंडिया के अंदर ज्यादा अवेलेबल ही नहीं है। इंडिया उसको पूरी तरीके से प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है, प्रोक्योर नहीं कर पा रहा है। तो इंडिया अभी पूरी तरीके से सिंगल वैक्सीन है कि कोविशील्ड के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है। अगर हम ड्रग रेगुलेटर्स के देखें तो अभी तक चिल्ड्रंस के लिए कोई भी वैक्सीन अप्रूव नहीं किया गया है, कोई भी बूस्टर डोज अभी तक एक भी अप्रूव नहीं किया गया है। मतलब बातें चल रही हैं कि बूस्टर डोज देना है, बूस्टर डोज देना है, बट द पॉइंट इज देना कौन सा है? बूस्टर डोज तो है ही नहीं हमारे पास इंडिया के अंदर कोई, हमारे पास कोई ऐसा अप्रूव्ड वैक्सीन ही नहीं है जिसको एक्चुअली हम बूस्टर डोज की तरह बना सके, राइट। वी आर टॉकिंग कि हमें बूस्टर डोज देना है, बट द पॉइंट इज कि सेकंड इज चिल्ड्रंस, दे आर द वन जो अभी सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। बिकॉज देखिए, अगर एक बच्चे जो है, अगर उनके पास उनकी बॉडी के अंदर वो वैक्सीन नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा इनको अफेक्ट किया जाएगा। बिकॉज अडल्ट अगर 70% प्रोटेक्टेड है, बट जो चिल्ड्रन है दे आर 0% प्रोटेक्टेड, राइट। सो यहाँ पर हमें इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम देखिए, कल अभी पिछले पेज में हमने बात किया कि अराउंड देखिए यहाँ पर 90% लोग ऐसे हैं जिनको एटलीस्ट एक डोज मिल चुका है, बट एटलीस्ट 40% ही सिर्फ ऐसे लोग हुए हैं, सिर्फ 40% ही ऐसे एडल्ट्स हैं जो पूरी तरीके से फुली वैक्सीनेटेड है, मतलब जो कि जिनको 2 डोज पूरी तरीके से मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हमने देखा कि 3 डोज अगर कंप्लीट हो रहा है उसके बाद भी वो इनएडिक्वेट है, बट यहाँ पर फुली वैक्सीनेटेड वाले भी सिर्फ 40% एडल्ट है। इसका मतलब है कि ऑल्दो यस वी आर बेटर, वी आर मोर रेडी एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, बट स्टिल वी नीड अ लॉट टू डू। और हमारे अभी 60% तो लोग ऐसे हैं जिनका अभी पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड नहीं है, तो पहले हमें इस चीज पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ना। अगर हम अपने इंडिया के क्राउड्स की और पब्लिक मिंगलिंग की बात करें, जो लोग आपस में जाते हैं, मिलते जुलते हैं, वो प्री पैंडेमिक लेवल पे पहुंच चुका है। मतलब जब पैंडेमिक नहीं था उस टाइम पे जिस तरीके से मतलब गैदरिंग्स वगैरह होती थी, वो फिर से वैसा होने लगे है। जैसे ही सेकंड वेव खत्म हुआ है, पीपल हैव बिकम मोर रिलैक्स्ड। उनको ऐसा लगता है कि कोविड में भी पूरी तरीके से खत्म हो गया है, अब कोविड वापस नहीं आएगा। बट द पॉइंट इज ओमिक्रॉन इज कमिंग बैक, राइट। वी नीड टू बी मोर अलर्ट नाउ। अब यहाँ पर देखिए, अभी इलेक्शन कैंपेनिंग स्टार्ट होने वाली है, फरवरी मार्च नेक्स्ट ईयर, वहां पर फिर से यूपी एंड डिफरेंट स्टेट्स के अंदर इलेक्शन है। अब आप देख सकते हैं वहां पर फिर से बहुत सारे क्राउड वगैरह इकट्ठा होगा, एंड अगेन दिस ओमिक्रॉन का बहुत बड़ा डर बन जाएगा, रिस्क बन जाएगी और फिर से वो फैल सकता है। नाउ ओमिक्रॉन का ट्रू इंपैक्ट क्या है, असली इंपैक्ट क्या है, इट विल बी नोन ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। अभी हमें डायरेक्टली पता नहीं चल सकता, अभी कुछ हफ्ते और, बिकॉज देखिए वी आर स्टिल इन द इनिशियल स्टेजेस। अगर आपको याद होगा तो 22 नवंबर वाज द फर्स्ट डे जिस दिन एक्चुअली साउथ अफ्रीका के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट आता है, ठीक है। 2 दिसंबर वाज द डे जिस दिन फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट आता है। सो आज डेट है 23 दिसंबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ अभी 20 डेज हुए हैं जिस दिन जब इंडिया के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट आया। तो हम अभी ही उसका फाइनल रिजल्ट बता नहीं सकते कि ये बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, डेथ कॉज नहीं कर रहा है, फिर कर रहा है, बिकॉज अभी भी हमारे पास इसका पूरा डेटा है ही नहीं। हम अभी भी इसका डेटा और ज्यादा डेटा हम इसको लेने की कोशिश कर रहे हैं।
हम यहाँ पर जो सेंटर है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसको अभी भी स्ट्राइक करने की जरूरत है, मोर कॉशन, मतलब लोगों को और ज्यादा कॉशियस करने की जरूरत है, ताकि किसी भी टाइप का जो प्रॉब्लम हो उसको हम अभी ही रोक सके। हमें जितने भी एसेंशियल मेडिसिन हैं, हॉस्पिटल के बेड्स हैं, वैक्सीन हैं, इन सबको अभी ही प्रोक्योर करके रखना होगा, ताकि अगर बाई चांस थर्ड वेव आता भी है तो हम उस चीज से फाइट करने के लिए प्रॉपरली रेडी हों। आई होप यू आर ओके विद दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, आपको सारा चीज समझ आ गया होगा। नाउ द सेकंड आर्टिकल दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज पाक बे के अंदर व्हाट आर द ट्रबल वाटर्स, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखिए, जो पाक बे है, इसके वहां पर 68 तमिलनाडु के फिशरमैन है, रिसेंटली श्रीलंकन अथॉरिटीज ने उनको डिटेन कर लिया है, मतलब अरेस्ट कर लिया है, ठीक है। और सिर्फ 2 दिनों के अंदर, दिसंबर 18 से लेकर 20 के बीच में अराउंड 68 तमिलनाडु के फिशरमैन वहां पर डिटेन किए गए हैं। इसके अलावा अराउंड 10 ऐसे बोट्स थे जिनको इंटरनेशनल वाटर में पोचिंग करने के जुल्म में उनको इंपाउंड कर लिया गया है, मतलब उनको सीज कर लिया गया है। अब इससे क्या है, कंसर्न्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तमिलनाडु के जो फिशरमैन है, इनके लिए एक रूटीन अफेयर बन चुका है कि वो जाते हैं, अरेस्ट होते हैं एंड दे गेट रिलीज्ड। नाउ दिस इज नॉट अ गुड थिंग ऑब्वियसली, बट ये उनके लिए एक रूटीन बन गया है कि वो जाते हैं, समटाइम दे क्रॉस, जो हमारा खुद का जो वाटर है, नेविगेशनल वाटर है, उसको क्रॉस कर देते हैं, श्रीलंका पहुंच जाते हैं, वहां पर उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको फिर से रिलीज कर दिया जाता है एंड दे कम बैक। बट द पॉइंट इज, वहां पर बहुत सारी डेथ्स होनी स्टार्ट हो गई हैं अब, ठीक है। अब जो फिशरमैन की डेथ हो रही है, दिस इज द मेन कॉज ऑफ कंसर्न। जनवरी 2021 की बात करेंगे तो 4 फिशरमैन, दे वर डेड, बिकॉज उनका जो वेसल था, उनका जो फिशिंग वेसल था, दे कोलाइडेड विद द श्रीलंकन नेवल क्राफ्ट। वहां श्रीलंकन नेवी की एक पर्टिकुलर कोई नेवल क्राफ्ट था, वो मूव कर रहा था, उससे जाकर हमारा कोई जो फिशरमैन का वेसल था वो जाकर टकरा गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो हमारे लोग थे, दे लॉस्ट देयर लाइव्स। इसके अलावा पाक बे के अंदर, दिस इज नॉट द ओनली इंसिडेंट, ठीक है। इसके अलावा अक्टूबर, नवंबर, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टाइम देखे गए हैं जहां पर फिशरमैन की डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ पाक बे के अंदर जो फिशिंग डिस्प्यूट है, इसका रेजोल्यूशन जल्दी से जल्दी लाने की जरूरत है। हमने बहुत सारे डिस्कशन ऑलरेडी कर रखे हैं, जहां पर फिशरमैन के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, हर एक लेवल पे हमने बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन पॉइंट इज कोई भी अभी तक 100% इंप्रूवमेंट वाला कोई भी डिसीजन हमने लिया नहीं है। अब इसे हमें जल्दी से जल्दी लाने की जरूरत है, बिकॉज जो फिशरमैन है वो बेसिकली अपने लाइवलीहुड के लिए वहां पे जाते हैं, राइट। वो मछली पकड़ने जाते हैं, वहां पर वो किसी भी टाइप का कोई पायरेसी या कॉन्स्पिरेसी करने नहीं जाते हैं, ठीक है। दे आर देयर फॉर देयर लाइवलीहुड, उनके खुद की ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे वहां पर हमें इस चीज को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे पाक बे एग्जैक्टली है कहाँ पे, देखिए वर्ल्ड मैप में दिस इज इंडिया, इंडिया दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस इज श्रीलंका, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे दिस पर्टिकुलर प्लेस जो इंडो श्रीलंका के बीच में है, उसमें जो राइट मोस्ट पार्ट है, ठीक है, जो ईस्टर्न साइड में है, दिस इज कॉल्ड एज पाक बे, ठीक है। यहीं पर पाक स्ट्रेट है जो कि इंडो श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट है, और ईस्टर्न साइड में जो इंडो श्रीलंका के बीच में, दिस इज कॉल्ड एज गल्फ ऑफ मन्नार। आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना होगा कि पाक बे जो है ये ईस्टर्न साइड के अंदर प्रेजेंट है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नॉट पाक बे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एडम्स ब्रिज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज राम ब्रिज, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन। देखिए, मेन बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, क्यों दोनों कंट्री के बीच में फिशरमैन को लेकर प्रॉब्लम है। द मेन प्रॉब्लम इज बॉटम ट्रॉलर्स। जो तमिलनाडु के फिशरमैन है वो लोग बॉटम ट्रॉलर्स का यूज करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि बॉटम ट्रॉलर्स होते क्या है। देखिए, अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखेंगे, जो फिशिंग बोट होती है उसके ऊपर एक वो लोग इस तरीके से एक नेट टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं, मतलब एक नेट टाइप स्ट्रक्चर मिलता है, वो लोग उस चीज को उस पर डाल के, ठीक है, और देन वो बिल्कुल, देखिए आप यहाँ देखेंगे ये बिल्कुल सरफेस पे बोट है, लेकिन जो बॉटम ट्रॉलर है बिल्कुल सरफेस ऑफ द ओशन पे जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल नीचे जाएगा और वहां से फिश को पकड़ के लाता है। नाउ माइंड यू, अगर आपको ध्यान होगा, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर, तो फिश के साथ बहुत सारे प्लांट्स जो हो गए, ठीक है, बहुत सारे बाकी एनिमल्स है, टॉर्टवाइज हो गए, टर्टल हो गए, और भी डिफरेंट जो एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक स्पीसीज है, एक्वेटिक प्लांट है, वो सब इसके कारण टूट जाता है और इसी के अंदर कैप्चर होकर बाहर आ जाता है, ठीक है। अब देखेंगे फिश तो आता है, दैट इज ओके, बट फिश के साथ साथ बहुत सारे मरीन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, मरीन एक्वेटिक प्लांट्स है, वो सब इसके कारण खराब हो जाते हैं। नाउ ये जो बॉटम ट्रॉलर्स हैं, ये श्रीलंका के अंदर अपोज है, मतलब ये पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, यहाँ पर इसको यूज नहीं कर सकते हैं, स्पेशली इन द नॉर्दर्न प्रोविंस, बिकॉज ये जो है डैमेज करता है मरीन इकोसिस्टम को। बहुत ही कॉमन सी बात है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर फिश के साथ आप एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक मरीन एनिमल्स, इन सबको अगर आप डायरेक्टली हार्म पहुंचाओगे तो प्रॉब्लम तो कॉज करेगा। इसीलिए ये दिस इज द मेन प्रॉब्लम कि जो इंडिया और के फिशरमैन है, उनको मना किया जाता है कि वो श्रीलंका में जाकर ना करे फिशिंग, स्पेशली बॉटम ट्रॉलर का यूज ना करे, ठीक है, बिकॉज ये श्रीलंका के अंदर बैंड है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो तमिलनाडु के फिशरमैन है, उनको भी ये बात यहाँ पे समझनी होगी कि जो उनके काउंटर पार्ट्स यानी कि जो श्रीलंकन के फिशरमैन है, फिर श्रीलंका के जो लोग हैं जो कि पाक स्टेट में रह रहे हैं, दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू पिक अप देयर थ्रेड्स आफ्टर द ब्रूटल सिविल वॉर। जैसे आपको पता है श्रीलंका के अंदर एक बहुत बुरा सिविल वॉर चल रहा था, राइट, और इस सिविल वॉर से बचने के लिए एक्चुअली वो लोग उनकी एक टाइप की लाइवलीहुड है श्रीलंका के लोगों की, उनके पास कोई और सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है। तो इंडिया के लोग अगर डायरेक्टली जाकर बॉटम ट्रॉलिंग का यूज करेंगे एंड वहां पर जाकर मरीन इकोसिस्टम को खराब करेंगे, तो ऑब्वियसली दैट विल नॉट बी वेरी गुड, ठीक है। इस चीज को हमें ठीक करने की जरूरत है।
अब देखिए, इस चीज को सॉल्व करने के लिए जो हमारा गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने 1600 करोड़ की स्कीम स्टार्ट की थी, जहां पर उसने बोला था कि अगले 3 साल के अंदर 2000 से ज्यादा जो बॉटम ट्रॉलर्स है उसको हम रिप्लेस कर देंगे पूरी तरीके से, और बदले में डीप सी फिशिंग बोट्स देंगे। मतलब ऐसे बोट्स देंगे जो आपका नीचे तक जाकर, डीप सी तक जाकर आपके मतलब मछली पकड़ने में हेल्प करेंगे, बट उससे मरीन इकोसिस्टम को कोई भी नुकसान नहीं होगा। देखिए इससे क्या होगा, सबसे पहली बात तो लॉन्ग लाइंस और गिल नीड्स, मतलब ऐसे नेट्स होंगे जिसके अंदर जो बड़े एनिमल्स है वो इजीली पास ऑन हो जाएंगे। मतलब जैसे कोई टॉर्टवाइज है, फिर टर्टल है, वो उस पर्टिकुलर नेट के अंदर पकड़ा नहीं जाएगा। सिर्फ फिश ही हैं जो उस पर्टिकुलर नेट के अंदर पकड़े जाएंगे। तो ये चीज लगाने की बात की गई है, बट ये डिसअपॉइंटमेंट देकर गया है, बिकॉज अभी तक ये पर्टिकुलर स्कीम स्टार्ट भी नहीं हुआ है। इसका मेन प्रॉब्लम क्या है? इसका मेन प्रॉब्लम है फंडिंग। लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए, इसका टोटल जो एक पर्टिकुलर डीप सी फिशिंग बोट है उसका जो कॉस्ट है दैट इज अराउंड 80 लाख रुपीज। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि 70% हम देंगे, बट 30% जो है उस फिशरमैन को खुद देना होगा। तो आप समझ रहे हैं, 80 लाख का अगर आप 30% देखेंगे, इट इज अराउंड कितना, 24 लाख। ठीक है, अगर 24 लाख एक फिशरमैन के पास होते तो आपको लगता है कि वो मछली पकड़ता? राइट, आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। 24 लाख इज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट फॉर स्पेशली अ फिशरमैन ऑफ तमिलनाडु, जो कि अपने लाइवलीहुड के लिए मछली बेच रहा है। उसके लिए वो 24 लाख कहां से लाएगा? राइट, इसलिए वो इस पर्टिकुलर चीज को मान ही नहीं रहा है, और वो लगातार यूज कर रहा है अपने बॉटम ट्रॉलर्स को अभी भी। Now, इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि एटलीस्ट आप सी केज फार्मिंग स्टार्ट करो, या फिर सी ओशन रैंचिंग स्टार्ट करो, जो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर मेंशन्ड है। लेट्स अंडरस्टैंड कि सी केज फार्मिंग क्या होती है। देखिए, अगर आप इस पर्टिकुलर इसको देखेंगे तो देखिए यहाँ पे टॉप पे एक नेट टाइप क्रिएट कर दिया जाता है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे नेट टाइप क्रिएट कर दिया जाता है, और नीचे की तरफ नेट को बिल्कुल सरफेस तक नहीं, देखिए सरफेस यहाँ पर है, सरफेस तक नहीं जाने देना है, टॉप तक ही यहाँ पर यहाँ पर मतलब जो नेट को छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, अगर आप ये डॉट डॉट देख पा रहे होंगे, ये फिश फूड है। ठीक है, फिश फूड को छोड़ा जाता है, मतलब ऊपर से यहाँ पर देखिए, यहाँ से फिश फूड को छोड़ा जाता है। यहाँ पर जो भी लोग होते हैं फिश फूड डालते हैं, तो इस पर्टिकुलर फूड को खाने के लिए फिशेस आती हैं और इस पर्टिकुलर जाल के अंदर पकड़ी जाती हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज कॉल्ड एज सी नेट की तरह इसको यूज किया जाता है। ठीक है, सी केज फार्मिंग इसको कहते हैं। ये केज बनाकर यहाँ पर सी की फार्मिंग की जाती है, मतलब मछली पकड़ने का काम किया जाता है। सो दिस इज ओके, बिकॉज ये डायरेक्टली आपके मरीन इकोसिस्टम को खराब नहीं करता है। नो, सच एन अप्रोच इज असेंशियली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फिशरमैन जो है दे फाइंड इट हार्ड टू रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स। मतलब उनके लिए ये इजी नहीं है, बिकॉज अगर आप इंडियन टेरिटोरियल वाटर की बात करें तो वहां पर जो मरीन वेल्थ है और जो वहां पर फिश है वो बहुत ही कम हो गए हैं विद टाइम, बिकॉज लगातार उस रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट हो रहा है। ठीक है, एक्सप्लोटेशन हो रहा है, उसी कारण जो फिशेस हैं और जो मरीन रिसोर्सेज वो लगातार कम होते जा रहे हैं। उसी कारण अभी हमें पूरी तरीके से डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। जो पाक बे में जो श्रीलंका के साइड की जो वो है वाटर्स है, वहां पर जो फिशरमैन है वहां जाते हैं और वहां पर फिर अरेस्ट हो जाते हैं। नाउ ये सब तो लॉन्ग टर्म प्लान्स हो गए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, बट शॉर्ट टर्म में हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी उन 68 फिशरमैन को जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए। ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट का मेन प्रायोरिटी होना चाहिए। आई होप दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नेबरहुड चैलेंजेस के बारे में बात करता है कि इंडिया को अगर आगे जाकर हमारे आसपास की जो नेबर है, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है, उनमें अगर अपनी छाप छोड़नी है, उनका लीडर बनना है, तो हमें क्या क्या करना होगा। अभी रिसेंटली एक इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो उसमें हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने 2 ट्रेंड लाइंस बताए जो कि हमारे इंडियन ओशन कंट्रीज के आसपास में हो रहे हैं। देखिए, पहला है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है डायरेक्टली इस पर्टिकुलर एरिया में घुसना नहीं चाहता है, वो कॉशन लेना चाहता है। मतलब वो डायरेक्टली घुसना नहीं चाहता है, वो इनडायरेक्टली इंडिया के थ्रू या फिर किसी और कंट्री के थ्रू घुसना चाहता है। एंड उसका रीजन ऑब्वियसली आप जानते हैं, अफगानिस्तान के अंदर बहुत बुरा हुआ है। यूएसए के साथ इतनी बुरी हार मिली है अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान मतलब यूएसए हैड टू पुल बैक। मतलब एक अफगानिस्तान की कंट्री से यूएस को वापस जाना पड़ गया, बिकॉज वो उस चीज को संभाल नहीं पा रही थी। सो दिस इज मैटर ऑफ शेम फॉर यूएसए, एंड इसी कारण यूएसए डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर या फिर डायरेक्टली किसी कंट्री के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। सेकंड इज द राइज ऑफ चाइना। अब चाइना जो है लगातार डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स में बढ़ता जा रहा है, उसे कारण टेरिटोरियल टेंशंस बढ़ रहे हैं। ये 2 मेन प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के लिए। अब इसके अलावा अगर हम अपने रीजन की बात करें तो आसपास में 2 और डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसके बारे में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बात की थी। फर्स्ट वॉज कि अमेरिका ने पुल आउट कर लिया था फ्रॉम अफगानिस्तान, एज वी टॉक्ड कि डायरेक्टली यूएसए कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, तो अमेरिका ने यहाँ पे बाहर निकल गया अफगानिस्तान से। एंड सेकंड इज कोरोना वायरस पैंडेमिक। ये चारों ही फैक्टर ऐसे हैं जो एक्चुअली काफी ज्यादा अफेक्ट करने वाले हैं आगे जाकर हमारे इस पर्टिकुलर रीजन को, यानी कि इंडियन ओशन रीजन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करने वाले हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस एट वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे अफगानिस्तान के इशू के बारे में। देखिए, देयर इज द चैलेंज दैट सिचुएशन इन अफगानिस्तान हैज थ्रोन अप। ये बहुत बुरी तरीके से खराब हो गया है, बिकॉज यूएसए ने हेस्टली, मतलब बहुत जल्दी में अपने ट्रुप्स को वहां से बाहर निकल दिया। अगर हम तालिबान की टेक ओवर की बात करें, जो अगस्त में उसने टेक ओवर किया था, एंड दिस इज दिसंबर, यानी कि इट हैज बीन जस्ट 4 मंथ्स, तो ये मालूम चल गया है कि जो दिल्ली है, यानी कि जो इंडिया है, इट हैज फेल्ड टू इफेक्ट आउटकम्स। मतलब वो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा कर नहीं पाया जहां पर हम अपने इंटरेस्ट को अफगानिस्तान के अंदर बचा सके। देखिए, हिस्टोरिकल हमारा बहुत अच्छा इंटरेस्ट अफगानिस्तान के अंदर था, बट इसके बावजूद इंडिया ने अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है। और इंडिया अभी एक ऐसी कंडीशन में आ गई है जब यहाँ पर इंडिया को सिर्फ अपने थ्रेट्स को गिनना पड़ रहा है कि हमारे पास क्या थ्रेट्स हैं जो अफगानिस्तान के अंदर से आ सकते हैं। जैसे टेररिस्ट आ सकते हैं, नार्कोटिक्स का यानी कि ड्रग का इशू है, मास माइग्रेशन
माइग्रेशन आ सकता है इंडिया के अंदर, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस फैल जाएगी यहाँ पर इंडिया के अंदर अगर वहां से लोग आने स्टार्ट हो गए तो। देखिए इंडिया यहाँ पर बैठ के सिर्फ अपने थ्रेट्स गिन रहा है, बट इंडिया को एक्चुअली जो करना चाहिए था वो इंडिया कर नहीं पाया। तो 3 फेलियर्स की बात करते हैं यहाँ पर ऑथर, हम उसके बारे में बात करेंगे कि इंडिया में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में क्या 3 गलतियां हुई हैं या फिर क्या क्या गलतियां हो सकती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं पास्ट के बारे में। देखिए जब यूएसए ने तालिबान के साथ टॉक स्टार्ट किए थे, जब अफगानिस्तान के साथ एक्चुअली टॉक स्टार्ट किए थे, तो उसने जो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट को उसने साइडलाइन कर दिया और तालिबान के साथ उसने बातचीत करनी स्टार्ट कर दी दोहा एग्रीमेंट के अंदर। जो 2020 के अंदर यूएसए और अफगानिस्तान के बीच में टॉक्स चल रहे थे, वहां पर उसने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से ना बात करके डायरेक्टली तालिबान के साथ डील करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि तालिबान को उसने एक लीगल एंटिटी की तरह उसने शो करना स्टार्ट कर दिया यूएसए ने, जहां पर उसने तालिबान को डायरेक्टली एक हैंड देना स्टार्ट कर दिया कि यू आर द गवर्नमेंट, बिकॉज जो रूलिंग गवर्नमेंट है हम उसकी बात तो मान ही नहीं रहे, हम उससे तो बात कर ही नहीं रहे, हम तो आपसे बात कर रहे हैं। तो उसने तालिबान को एक लेजिटिमेट कंसर्न दे दिया, मतलब एक उसको वैलिड वो दे दिया कि हाँ ठीक है आप लीगल हो। अब सेकंड चीज, जब बातचीत हो रही थी तालिबान के साथ तो यूएसए ने ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं डाला कि आपको सीज फायर को रोकना है। मतलब अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ जो आप सीज फायर, मतलब जो आप लगातार बैटल कर रहे हो, लगातार फायरिंग हो रही है, ठीक है, आर्म्ड रिबेलियंस हो रहे हैं, इस चीज को रोकना जरूरी है। यूएसए ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। द पॉइंट इज कि इंडिया की गलती क्यों है? बिकॉज इंडिया ने बोला दैट इट इज ऑन द सेम पेज विद द यूएसए। इंडिया ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम यूएसए के साथ है इस पर्टिकुलर डिसीजन में, जो भी यूएसए ले रहा है हम ले रहे हैं। बट क्या 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 हम इंडिया की क्या हम यूएसए के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है? इज इंडिया डिपेंडेंट ऑन यूएसए? नो, इट इज नॉट। इंडिया जो है इट इज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, तो हम क्यों किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं? दिस वाज आवर फर्स्ट मिस्टेक जो हमने पास में ऑलरेडी की, कि हमने यूएसए की बातों को डायरेक्टली मान लिया। हमें वहां पर जाकर आगे जाकर जो अफगानिस्तान की जो उस टाइम की रूलिंग गवर्नमेंट थी उसको आप सपोर्ट करने की जरूरत थी। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड कि प्रेजेंटली अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है। सेकंड इज कि जो अभी हमारे इंटरेस्ट है अफगानिस्तान के अंदर, जो हमारे फ्रेंड्स भी अफगानिस्तान के अंदर, उसको हम पूरी तरीके से सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम अभी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी हम पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। कैसे? देखिए अब वहां पर बहुत ज्यादा लोग हैं नहीं जो कि एक्चुअली जिनको मतलब वहां से बाहर निकाल के इंडिया लाया जा सकता है, बट स्टिल देयर आर लॉट मैनी अफगान्स जिनको अभी शेल्टर चाहिए। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, वुमेन एक्टिविस्ट हैं, जो अफगानिस्तान के नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, जिसको इंडिया ने ट्रेन किया है। आपको ध्यान रखना है ये जो नेशनल डिफेंस फोर्सेस हैं इनको इंडिया ने ट्रेन किया है। इसके अलावा जो नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी है इनको इंडिया ने ट्रेन किया है। बट इसके बावजूद देखिए ये दे आर ट्रेंड इन इंडिया, बट इसके बावजूद इंडिया ने इनको वापस इंडिया में आने के लिए वीजा देने से मना कर दिया। बहुत सारे ऐसे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जो कि सिख या फिर हिंदूज नहीं है, लेकिन हजाराज हैं, ठीक है, अहमदियाज हैं, शियाज हैं, ये सब ऐसे लोग हैं जिनको जो मुस्लिम्स हैं और उनको वहां से इंडिया आने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं? दे आर द पर्सन जो एक्चुअली जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया को अपना सेकंड होम मानते थे। ठीक है, अब जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है, उन्होंने जब वीजा के लिए अप्लाई किया तो इंडिया ने सारे के सारे वीजा को कैंसिल कर दिया। ठीक है, उसके कारण क्या हुआ, उनको वो इंडिया में आ ही नहीं पाए। और ये शो हो रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने अपने सारे के सारे दरवाजे बंद कर लिए, डोर्स बंद कर लिए हैं टू इट्स अफगानिस्तान के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन अफगानिस्तान। आप आई होप आप समझ रहे होंगे कि ऐसे लोग जिनको एक्चुअली अभी हमें सपोर्ट करने की जरूरत है उनको अभी हम वीजा नहीं दे रहे हैं, उनको हम यहाँ पे आने नहीं दे रहे हैं। सो दिस हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट टर्न आउट। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि हमने आगे जाकर अपने अपने लिए खुद के लिए कॉज कर लिया। ना थर्ड अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, देखिए आज अगर हम कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो कल हम एक बेटर फ्यूचर की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमें अगर कुछ अच्छा करना है, जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर इंडिया की प्रेजेंस को इंक्रीज हो, तो वहां पर हमें अभी से काम करना स्टार्ट होगा। अगर आप 1990 से आपको याद होगा 1990s के अंदर जो उस टाइम भी ऐसे हुआ था कि तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर टेक ओवर कर लिया था। बट अफगानिस्तान में उस टाइम क्या एक ग्रुप थी जिसका नाम था नॉर्दर्न अलायंस, जो कि तालिबान के अगेंस्ट वहां पर आया था। ठीक है, और इस नॉर्दर्न अलायंस को उस टाइम इंडिया ने बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया था। उनके जितने भी मेंबर्स थे, उनकी फैमिलीज के मेंबर्स थे, उनको सपोर्ट किया था। बहुत सारे अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज थे, उनको इंडिया के अंदर बुलाया था और उनको उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर इंक्लूड किया था। ठीक है, मतलब एक ऐसा काम किया था इंडिया ने कि जब 2001 के अंदर तालिबान हार गया था, मतलब जब 2001 के अंदर जब अफगानिस्तान से तालिबान को हटा दिया गया, उसके बावजूद इंडिया के अच्छे डीड्स, मतलब इंडिया ने जितने अच्छे काम किए थे उसकी बात कभी खत्म नहीं हुई। बट द पॉइंट इज कि अभी जब 2021 में सेम चीजें दोबारा हुई हैं, मतलब फिर से तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर टेक ओवर कर लिया है, वहां पर अगेन एक ऐसा ग्रुप है जो कि अभी भी मतलब उनसे फाइट करने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसको जो हम वहां के जो वाइस प्रेसिडेंट थे पहले, वो उसको मतलब हेड कर रहे हैं। बट इसके बावजूद इंडिया ने अभी तक उनको कोई भी सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड नहीं किया है। इंडिया हैज चूजन टू शन देम, मतलब उनको किसी भी टाइप का कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ना ही मॉरली, ना ही मेंटली, ना ही किसी भी टाइप का। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत जरूरत है कि हम उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करें, ताकि अगर तालिबान गलत है, अगर तालिबान का रेजिम सही नहीं चले तो उसको पूरी तरीके से हटाया जा सके। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स। नाउ इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी मूव्स थे, हम उस लिंक को बहुत अच्छे तरीके से बना नहीं पाए हैं जो कि तालिबान के साथ एक्चुअली हमें बनाना चाहिए। फिर अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के जो पीपल है वो एक्चुअली इंडिया के साथ काफी ज्यादा इंडिया के ऊपर विश्वास करते हैं, वो चाहते हैं कि इंडिया उनकी हेल्प करे, लेकिन इंडिया अभी तक ऐसा कुछ कर नहीं पाया। इंडिया ने किया क्या है एट द मैक्स, इंडिया ने
फूड भेजा है और एड भेजा है, दैट टू थ्रू पाकिस्तान, पाकिस्तान के थ्रू भेजा है। हमने अपने चाबहार रूट को भी यूज नहीं किया यहाँ पर। अब समझ रहे हैं, हमें यहाँ पर अपने चाबहार रूट को यूज करके यहाँ पर एक सिग्नल भेजना चाहिए था कि अफगानिस्तान के अंदर दैट वी आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल, ताकि जो जितने भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो अफगानिस्तान के अंदर आया हुआ है हम उस चीज को प्रॉपरली सॉल्व कर सके। बट यहाँ पर इंडिया ने इसको भी नहीं किया। इसके अलावा इंडिया ने एक अच्छी चीज जो की है, इंडिया ने रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस किया था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के थ्रू, जो जिसमें सारे सेंट्रल एशियन कंट्री आई थी और जिसमें हमने एक साथ मिलकर बात की थी। और रिसेंटली हमने ये भी देखा कि अभी रिसेंटली जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज था उनके साथ इंडिया ने बात की अफगानिस्तान के इशू के ऊपर। बट पॉइंट इज कि वी नीड टू डू मोर, वी नीड टू डू मच मोर। हमें जितने भी वेस्टर्न पावर्स हैं, देखिए अगर हम यूएसए की बात करें तो वो तो खुद ही उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर डिफीट हो गए हैं, वो तो खुद ही अफगानिस्तान के अंदर डिफीट हो गए हैं। तो क्या हम उनकी मतलब क्या हम उनके साथ हमें चलना सही होगा इस पर्टिकुलर चीज में कि यूएसए डायरेक्टली अफगानिस्तान के अंदर नहीं आ रहा है इसलिए हम भी नहीं आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज इंडिया को यहाँ पर किसी भी तरीके का एक मतलब अलाई या फिर एड की तरह शो नहीं होना है। यहाँ पर इंडिया का जो माइंडसेट है वो नॉन अलाइंड का माइंडसेट है। वो इंडिया किसी के साथ भी अलाइन नहीं होता है कभी भी, ठीक है। इंडिया के पास अपना खुद का दिमाग है, इंडिया के पास अपना खुद के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, इंडिया को उसको फॉलो करना है। इंडिया को किसी और कंट्री के पीछे पीछे नहीं चलना, शैडो बन के नहीं चलना है बिल्कुल भी। सेकंड चीज, रशिया और चाइना जो है वहां पर कंबाइन ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं। तो इंडिया को अगर यहाँ इस लेवल तक पहुंचना है तो पहली बात तो इन्हें बहुत कुछ करना होगा। बिकॉज रशिया और चाइना ऐसी कंट्री है जिन्होंने तालिबान को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया है काबुल के अंदर। मतलब यही वो कंट्री है जिन्होंने उनको प्रॉपर लीगैलिटी प्रोवाइड किया है। तो इंडिया को अगर इस लेवल तक पहुंचना है या फिर इतना क्रेडिबिलिटी चाहिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट से या फिर तालिबान गवर्नमेंट से, तो इंडिया को इस लेवल तक करना होगा। तभी इंडिया कुछ आगे जाकर कुछ सोच सकती है कि हम ऐसा कुछ करेंगे। तो द सेकंड प्रॉब्लम दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट इज चाइना। पहले हमने अफगानिस्तान के बारे में बात की, जो हमारे रीजनल इश्यूज को जो डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है वो था अफगानिस्तान। सेकंड जो है वो है चाइना। लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए चाइनीज एग्रेशन जो है लगातार इंडिया के अंदर बढ़ती जा रही है, एंड दैट टू डायरेक्टली हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 जून के अंदर एक स्टेटमेंट दिया था जहां पर बोला था कि चाइनीज जो टेरिटरी है, मतलब चाइनीज का जो इनकर्सन हो रहा है इंडिया के अंदर, दैट इज नीदर हैज एनीवन कम इन नॉर इज एनीवन इनसाइड। मतलब वो बोल रहे थे कि चाइनीज जो है इंडिया के अंदर नहीं आए थे। लेकिन जब बहुत सारे ग्राउंड सोर्सेज को चेक किया गया, बहुत सारे सैटेलाइट मैप्स, ऑफिशियल रिलीजेस, इन सबको जब मतलब देखा गया, तो एंड ऑफ द डे प्रूफ यही आता है कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चाइना की जो आर्मी है वो इट हैज अमास्ड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बहुत अंदर अंदर आ चुके हैं और बहुत काफी लार्ज नंबर में आ चुके हैं। दे हैव स्टार्टेड बिल्डिंग विलेजेस एंड दे हैव स्टार्टेड सेटलिंग पॉपुलेशंस इनसाइड। ठीक है, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जहां पर इंडिया क्लेम करता है उसको, वहां पर वो अंदर घुसते जा रहे हैं और वहां पर अपनी टेरिटरीज को बनाते जा रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे ट्रेंचेस वगैरह स्टार्ट मतलब बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। वहां पर उन्होंने हैवी आर्टिलरी लेकर आ गए हैं, बहुत सारे रोड वगैरह बना दिए हैं, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, लैंडिंग इंफ्रा, ये सब कुछ वो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर तो लेकर आ चुके हैं। नाउ अब क्या बचा है उनको लाने के लिए, राइट? सो ऐसा ऑथर का कहना है कि ऑलरेडी उनकी पूरी फोर्स जो है वो इंडिया के बाउंड्री के ऊपर आके आके बैठ गई है। अब अगर हम गवर्नमेंट के रेजिस्टेंस की बात करें तो गवर्नमेंट यहां पर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं कर पा रहा है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि गलवान में लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो 20 हमारे सोल्जर्स मारे गए थे। ठीक है, सो इंडिया ऐसा कोई स्टैंड ऑफ नहीं चाहता है। इंडिया चाहता है कि एस्केलेशन को जितना कम हो सके उतना एस्केलेशन कम किया जाए और पीस के थ्रू सारी की सारी बातों को सॉल्व किया जाए। दैट इज एक्चुअली गुड थिंग। ये अच्छी बात है कि पीस के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज अ वेरी गुड थिंग। वॉर इज नॉट द सिचुएशन, वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, बट इंडिया को यहाँ पर कुछ ना कुछ हार्ड हैंड जरूर लेना होगा। नाउ अगर हम बात करें कि जितने भी अभी तक जितने भी मिलिट्री या फिर मिनिस्ट्रियल लेवल के टॉक्स हुए हैं, उसमें अगर आप इंडिया का स्टेटमेंट देखेंगे तो वो हमेशा सेम ही रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इट इज अनअवेयर ऑफ द रीजन फॉर द चाइनीज एक्शन, कि क्यों ऐसा चाइनीज एक्शन कर रही है वो इंडिया को पता नहीं है। बट द पॉइंट इज कि अगर ऐसा है तो हमारे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बिकॉज यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले चीज तो ये जानने की जरूरत है कि चाइनीज का एग्जैक्टली प्लान क्या है, वो क्यों इंडिया के अंदर डायरेक्टली इंकर्शन कर रहे हैं, क्या इशू क्या है, इस चीज को हमें सॉल्व करने की जरूरत है। नाउ कुछ ऐसे जो एक्सपर्ट वगैरह हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर सिचुएशन को प्रॉपर्ली एनालाइज किया है, उनका ये मानना है कि टोटल 5 ऐसे रीजन है जिसके कारण चाइना जो है एग्रेशन लगातार बढ़ाते जा रहा है एलएसी के सामने, यानी कि एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सामने अपना एग्रेशन बढ़ा रहा है। उसके 5 मेन रीजन है, लेट्स अंडरस्टैंड। पहला है कि वो अपनी हेजेमनी को बढ़ाना चाहता है चाइना। मतलब चाइना का हेजेमनी का सीधा सा मतलब है सॉफ्ट पावर, मतलब विदाउट वॉर के बिना ही वो एक पर्टिकुलर टेरिटरी ऑफ लैंड को रिक्लेम करना चाहता है। देखिए जो चाइना है वो लगातार ये रिक्लेम करता है, मतलब ये बोलता है कि जितने भी टेरिटरी है, अरुणाचल प्रदेश की, लद्दाख की जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, वो बोलता है कि सारे का सारा एरिया वो हमारा है, जो हमने ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर लॉस्ट कर दिया, मतलब हमने लूज कर दिया था, अब हम उस सबको वापस ले रहे हैं। साउथ चाइना सी, तिब्बत, ये सब एरिया को ऐसे बोलता है चाइना कि ये सब का सब हमारा है, हम इस सबको वापस ले लेंगे। तो पहली बात तो यही हो गया कि चाइना हमारे इंडिया के अंदर भी इसलिए घुस रहा है बिकॉज वो अपनी हेजेमनी को इंक्रीज करना चाहता है। सेकंड इज कि इंडिया अपने बॉर्डर्स के ऊपर इंफ्रा ना बनाए, ब्रिजेस ना बनाए, रोड्स ना बनाए। इस चीज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो चाइना है अपनी पूरी की पूरी ट्रुप लेके वहां बैठा हुआ है। हो सकता है कि वो ऐसा करेगा तो इंडिया मतलब आगे जाकर अपने बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। ये सेकंड रीजन हो गया। थर्ड इज कि चाइना का जो कैपिटल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है तिब्बत, जिनजियांग, ये सब जो इंपॉर्टेंट सिटीज है, वहां पर किसी भी टाइप का कोई थ्रेट ना है चाइना को। इस चीज को रोकने के लिए हो सकता है कि चाइना वहां पर अपनी सारे के सारे ट्रुप्स को लेकर बैठा हुआ है।
फोर्थ इज चाइना का जो की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है या फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और इसके अलावा एक वो लोग एक और हाईवे बना रहे हैं जो कि पाकिस्तान का जो पीओके है उससे पास हो रहा है, इसका नाम है मुश्ताक पास। ठीक है, इन सब एरिया को इंटरेस्ट करने के लिए हो सकता है कि वो अपनी सारी की सारी ट्रूप्स को लेकर बैठा हो, या फिर हो सकता है, अगर आपको याद होगा 2019 के अंदर जो हमारे होम मिनिस्टर यानी कि अमित शाह हैं, उन्होंने ये बोला था कि इंडिया मिलिटरली लेवल पे अगर जरूरत पड़े तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या फिर और अक्साई चीन जो कि चाइना ने कैप्चर कर रखा है, इन दोनों को ही वापस कैप्चर कर लेगा। इस चीज को हो सकता है रोकने के लिए चाइना वहां पर बैठा हो। तो दीज कैन बी द 5 रीजंस जिसके लिए एक्चुअली चाइना अपनी पूरी ट्रूप्स को लेकर अमास कर रहा है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, बट वी नीड टू सी एंड वी नीड टू डू मच मोर देन अभी इंडिया जो कर रही है। लेट्स अंडरस्टैंड कि अभी इंडिया क्या कर सकती है, व्हाट कैन इंडिया डू नाउ। इंडिया जो है इट मस्ट नॉट ओनली काउंटर चाइना मोर वोकली एंड रोबस्टली। एक तो पहली बात तो हमें इसको ज्यादा वोकली मतलब लिटरली क्या बोलते हैं बुलंद आवाज में, रोबस्टली हमें उस चीज को रोकने की जरूरत है। लेकिन सेकंड चीज साथ ही साथ ये भी है कि हमें इस पर्टिकुलर रीजन को एक लीडरशिप प्रोवाइड करने की जरूरत है। जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पर चाइना जो है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बट वो आउट पावर हो रहा है, मतलब चाइना जो है वो गलत तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए इंडिया को यहाँ पर एक लीडरशिप प्रोवाइड करने की जरूरत है। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले है कि इंडिया के लिए आपको कोई स्पेसेस छोड़ने की जरूरत नहीं है। जिस तरह की अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट है उसने क्या किया, स्पेस छोड़ दिया है, मतलब उनको जो है वो करने दिया जा रहा है। मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारा रीजन है, ठीक है, अब जितने भी कंट्रीज है उनको अभी के टाइम में क्या चाहिए, वैक्सीन चाहिए। ठीक है, वैक्सीन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उनको पैसा चाहिए। अब उनके पास दो मेन कंटेंडर है जो कि पैसा दे सकते हैं, या तो है चाइना या फिर इंडिया। अगर चाइना और इंडिया के बीच का अगर पर्सपेक्टिव देखें तो अगर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अगर इंडिया नहीं करेगा तो डेफिनेटली जाकर वो चाइना करेगा। जैसे पाकिस्तान, ईरान, इन सब के एरिया में देखेंगे जहां पर जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को श्रीलंका में देख लीजिए, इंडिया के सारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर चाइना ने ले लिया है। तो पॉइंट इज कि अगर इंडिया चाइना के लिए कोई भी स्पेस छोड़ेगा वहां पे चाइना जो है डायरेक्टली कूद जाएगा, बिकॉज चाइना इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है। देखिए इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज को ये प्रॉमिस किया था कि हम आपको वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल ने तो इन्होंने पूरी तरीके से पे कर दिया था पैसों के लिए। इसके अलावा भूटान, मालदीव्स, ठीक है, ये 4 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने इंडिया को वैक्सीन के लिए बोला था, बट इंडिया पूरी तरीके से वैक्सीन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर पाई है। यहाँ पे इंडिया ने फेल कर दिया अपने प्रॉमिस को, मतलब इंडिया ने बोलने के बावजूद यहाँ पर पूरी तरीके से वैक्सीन नहीं पहुंचा है। अगर आप बांग्लादेश और नेपाल में देखेंगे तो यहाँ पर वैक्सीन की नंबर जो इंडिया ने सेंड किया वो बहुत ही कम है, और भूटान और मालदीव जो है वहां पर बहुत ही कम, यानी कि जितना चाहिए उससे बहुत ही कम नंबर ऑफ वैक्सीन यहाँ पर भेजे गए हैं, जिसके कारण एक इनडेलिबल स्कार उस पर्टिकुलर रीजन में फैल गया है। इसका मतलब है कि एक ऐसा दाग है जो कि हमेशा के लिए रहने वाला है, बिकॉज जिस टाइम जरूरत थी इन कंट्रीज को उस टाइम इंडिया इनको वैक्सीन नहीं दे पाए, इन स्पाइट ऑफ द प्रॉमिस दैट इंडिया मेड। इंडिया ने प्रॉमिस किया था कि हम देंगे, बट उसके बावजूद इंडिया नहीं दे पाई। सेकंड, इंडिया कैन नॉट कास्ट इटसेल्फ एज अ काउंटर टू चाइना बाय इन्वोकिंग इट्स डेमोक्रेटिक सिस्टम, अगर इंडिया खुद ही इस चीज को नहीं मानती है। देखिए आप देखेंगे इंडिया और चाइना के बीच में मेन फर्क क्या है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। और देखिए बाकी जितने भी आसपास की कंट्रीज है, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है, वो इस चीज को फॉलो करे या ना करे, वो बाकी कंट्रीज डेमोक्रेटिक बने या ना बने, लेकिन वो इंडिया की इस पर्टिकुलर क्वालिटी को एडमायर करता है कि वो चाइना से अलग है। ठीक है, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन इंडिया जो है अपने सारे के सारे सिटीजन को इक्वल राइट देता है, एंड दिस इज व्हाट बाकी जितने भी कंट्रीज है उस क्वालिटी को एडमायर करती है। हमें सबसे पहले तो हमारी खुद की कंट्री के अंदर जो हमारे इंडियन रिपब्लिक के जितने भी फाउंडर्स थे उन्होंने बोला था एक इंडिया एक प्लूरल सोसाइटी होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, एक इंक्लूसिव सोसाइटी होनी चाहिए, हर एक सिटीजन को, हर एक मीडिया को, हर एक सिविल सोसाइटी को एक इक्वल एंड इंपॉर्टेंट रोल मिलना चाहिए। इस चीज को हमें सबसे पहले तो इंश्योर करना होगा कि चाइना इस पर्टिकुलर चीज में तो हमारे आसपास आ भी नहीं सकता, बिकॉज चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। इंडिया को यहाँ पर अपनी हेजेमनी को डेमोक्रेसी के थ्रू इंक्रीज कर सकती है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये हो गया कि इंडिया को डेमोक्रेटिक वैल्यूज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए और ज्यादा इंश्योर करना चाहिए। थर्ड इज कि देखिए इंडिया अगर किसी भी आसपास की अपनी कंट्रीज के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह लॉन्च करता है तो अगर वो अकेले करता है तो वेल एंड गुड, लेकिन जब भी वो किसी और कंट्री के साथ मिलकर लॉन्च करता है तो इंडिया सोचता है कि दिस इज अ विन विन कंडीशन। मतलब इंडिया को ऐसा लगता है कि मैं और यूएसए साथ में मिलकर, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश के अंदर कोई एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो इंडिया सोचता है कि दिस इज अ विन विन, मतलब कि हाँ अच्छी बात है कि हम भी कर रहे हैं, यूएसए भी कर रहा है। बट द पॉइंट इज देखिए जितने भी कंट्रीज है, जब एक सर्वे किया गया था, डेटा किया गया था, उसके अनुसार यह आया कि इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी प्रेफर्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। पाकिस्तान को अगर छोड़ दे तो बाकी जितने भी कंट्रीज हैं वो सब चाहती है कि इंडिया जो है उनके साथ एक ट्रेडिंग पार्टनर बनकर आए, इंडिया उनके साथ ट्रेड करे, उनके यहाँ पर डेवलपमेंट करे, ये सब चाहते हैं। लेकिन जब भी इंडिया आगे जाकर कोलैबोरेशन करना स्टार्ट कर देता है विद यूएसए, जापान, यूरोप, इन सब के साथ, तो अब वो जाकर उसकी पॉपुलैरिटी लगातार डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज जितने भी कंट्री हैं वो इंडिया का सपोर्ट चाहती हैं, वो यूएसए, जापान या यूरोप का सपोर्ट नहीं चाहती, बिकॉज जितने भी कंट्री हैं उनको ये पता है कि यूएसए है, जापान है, यूरोप है, ये सारी कंट्रीज इस रीजन में इसलिए आ रही हैं बिकॉज वो चाइना को कंटेन करना चाहती हैं। उनका डायरेक्ट स्ट्रेटेजिक मतलब इंटरेस्ट ये नहीं है कि वो बांग्लादेश को डेवलप करना चाहती हैं, उनका इंटरेस्ट ये है कि वो चाइना को कंटेन करना चाहती है, इसलिए वो जाकर बांग्लादेश को डेवलप कर रही है या फिर किसी और कंट्री को डेवलप कर रही है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि इंडिया जब भी अपने तरीके से, मतलब खुद से जब भी कोई भी मतलब स्ट्रेटजी बनाता है या फिर किसी तरह का डेवलपमेंट करता है तो हर एक कंट्री को ये पसंद है, बट जब भी इंडिया किसी और कंट्री के साथ मिलकर ये चीज करने की कोशिश करता है उस टाइम बाकी सारी कंट्रीज इंडिया को मना कर देती है, फिर इंडिया को साइड करने की कोशिश करती है।
आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब ये जो पार्टनरशिप हम लगातार करते हैं, ये इंडिया की एबिलिटी को हैम्पर कर रहा है। बिकॉज देखिए, अगर आप पार्टनरशिप करोगे मान लीजिए यूएसए के साथ, तो ऑब्वियसली आप यूएसए के अगेंस्ट किसी चीज में जा नहीं सकते हो, मतलब आपको फिर यूएसए का साथ देना होगा ना। तो जब भी कोई इंडिया के नेबर की बात आती है और अगेंस्ट अगर प्रॉब्लम हमारे पार्टनर के साथ हो, तो हम कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। एक एग्जाम्पल के टाइम में अगर आप देखेंगे, अभी रिसेंटली एक न्यूज आया था 2021 के अंदर, जो बांग्लादेश का जो एक रैपिड एक्शन बटालियन फोर्स है, जो कि उनका जो मल्टी एजेंसी एंटी टेररिस्ट एक एजेंसी है, जो कि एक्चुअली उन सबसे फाइट करता है, उसके 50 साल कंप्लीट होने वाले थे। और इसके ऊपर यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन इंडिया यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया। क्यों कुछ नहीं कर पाया? बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया यूएसए का पार्टनर है, दैट इज वाई इंडिया अपने नेबर को यहाँ पर डिफेंड नहीं कर पाया। बांग्लादेश यहाँ पे होप कर रही थी कि इंडिया जो है वो इंडिया यहाँ पर बीच में आएगा और इंडिया इस चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, बट इंडिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आई होप आप समझ रहे होंगे कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। नाउ न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया की अगर बात करें, तो हमें सारे के सारे जितने भी एक्सटर्नल अटेम्प्ट्स हैं, जहां पर इंडिया को एक मिडिल पावर की तरह शो करने की कोशिश की जा रही है ना, उसको पूरी तरीके से शन करना होगा, पूरी तरीके से रोकना होगा। देखिए, इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री है, इंडिया पूरी तरीके से एक सॉवरेन कंट्री है। इंडिया अपने सारे डिसीजन खुद ले सकती है। इंडिया यहाँ पर किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि अगर वो कुछ बोलेगा तभी हम कुछ करेंगे, राइट। यूएसए के लिए यूएसए का सेकंड इंचार्ज यहाँ पे इंडिया नहीं है। इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री है, इंडिया अपने सारे डिसीजन खुद लेगा, ठीक है। तो किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होने से ज्यादा बेटर है कि हम अपने खुद के इंटरेस्ट को यहाँ पर शो करें, हम आगे जाकर अपने सारे के सारे एक्शन खुद लेने की स्टार्ट कोशिश करें, ताकि देखिए बाकी कंट्री के साथ तो हम बाद में रिलेशनशिप इंप्रूव करेंगे। सबसे पहले जो हमें रिलेशनशिप इंप्रूव करना है अपने नेबर्स के साथ करना है। जितने भी हमारे आसपास के नेबरिंग कंट्रीज है, उन सबके साथ अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करना ज्यादा जरूरी है। एंड मोर देन एनीथिंग एल्स, इंडिया का जो रिस्पॉन्स है टू नेबरहुड चैलेंजेस, इट शुड नॉट बी लाइक अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज इंडिया यूएसए का फ्रेंड है इसलिए यूएसए के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकता है। बट यहाँ पर इंडिया शुड बी आर्बिटर ऑफ इट्स ओन डेस्टिनी, मतलब इंडिया को अपनी डेस्टिनी यहाँ पर खुद लिखनी होगी। और साथ ही साथ जो आसपास का रीजन है, यानी कि जो इंडिया के नेबरहुड है, नेबर्स जितने भी कंट्रीज है, वो इंडिया की तरफ देखते हैं लाइक अ बिग ब्रदर। तो यहाँ पर इंडिया को उन पर्टिकुलर कंट्रीज को यहाँ पर हेल्प करना होगा, ताकि उस पर्टिकुलर रीजन की जो डेस्टिनी है उसको इंडिया प्रॉपरली बना सके, उनकी हेल्प कर सके एटलीस्ट, ताकि वो खुद अपनी डेस्टिनी बना सके। आई होप दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल इज क्लियर टू यू। इसमें सारे टॉपिक्स आपको समझ आ गए होंगे, हमने इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है। Now the final article that we have to discuss is about electoral reforms bill. Let's understand कि ये प्रॉब्लम क्या है। हमने इसके बारे में ऑलरेडी काफी बात कर रखी है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत ही रश करके, बहुत ही फास्ट तरीके से इस अमेंडमेंट बिल को यहाँ पे प्रपोज किया और इसको पास भी कर दिया। साथ ही साथ जो आरपी एक्ट 1950 था, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 था, उसको भी अमेंड कर दिया। सिर्फ 2 दिनों के अंदर पूरी के पूरी चीज को कंप्लीट कर दिया गया। नाउ एक ये जो अमेंडमेंट है, उसके अंदर ये बोला जाता है कि जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, जो कि इलेक्टोरल रोल्स को बनाते हैं, वो किसी भी पर्टिकुलर न्यू पर्सन के मतलब किसी को अगर इलेक्टोरल रोल के अंदर इंक्लूड करना हो, तो उनसे उनका आधार नंबर मांग सकते हैं, ताकि उनकी आइडेंटिटी को मतलब वो किया जाए, मतलब शो किया जाए कि हाँ ठीक है, वो पर्सन सही है। इसके अलावा कोई पर्सन अगर ऑलरेडी इनरोल्ड है, तो उससे भी आधार नंबर मांगा जा सकता है, ताकि उनको ऑथेंटिकेट किया जाए या फिर उनको वेरीफाई किया जाए, ठीक है। तो ये 2 चीज हो गई। और जो थर्ड टाइप के पर्सन, यानी कि जो रजिस्टर्ड वोटर्स जो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, उनके पास एक ऑप्शन है, वो चाहे तो आधार नंबर दे सकते हैं और चाहे तो आधार नंबर नहीं दे सकते हैं। बट देखिए, लिखा हुआ है वॉलंटरी, बट कितना वॉलंटरी है ये आगे जाकर आपको मालूम चलेगा। देखिए, द अमेंडमेंट स्टेट दैट नो वन शैल बी डिनाइड इंक्लूजन इन द इलेक्टोरल रोल, अगर वो आधार नंबर नहीं दे पाते हैं तो। मतलब कोई पर्सन अगर अपना आधार का नंबर नहीं दे पाता है, तो उसको वहां पर डिनाई नहीं किया जाएगा कि हम आपको इलेक्टोरल रोल के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, वो उसके बदले में कोई और अल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। ऐसा गवर्नमेंट का कहना है कि एक वॉलंटरी डिसीजन है, लेकिन जो प्रोविजंस है उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट के, ये इस चीज को ऐसा नहीं बोलते कि वॉलंटरी है। देखिए, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, जो एक्चुअली जो मतलब आपका जितना भी इलेक्टोरल ऑफिसर है, जो आपका नाम इंक्लूड करेगा उस इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर, उसका एक डिस्क्रिशन है, काइंड ऑफ है, कि क्या वो उस पर्टिकुलर चीज को मानता है कि अगर आप आधार नंबर उसको नहीं देते हो तो। यहाँ पर आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक फाइनल यहाँ पर वर्डिंग है, इट हैज द फाइनल से, जो कि कंडीशन बता सकता है कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन ने अपना आधार कार्ड नहीं दिया है, तो उस चीज को एक्सेप्ट करेगा या फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सारे का सारा जो पावर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथों के अंदर रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉलंटरी बोल रहा है, बट क्या ये सच में वॉलंटरी है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो डिसाइड करेगा कि क्या रीजन सही है और क्या रीजन सही नहीं है, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को इलेक्टोरल रोल पे रहना है, बट वो आधार कार्ड अपना नहीं दे रहा है। इंटरेस्टिंग तो बात तो ये है कि यहाँ पर एक इस लॉ के अंदर कोई भी ऐसा चीज मेंशन नहीं है कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन अपना आधार कार्ड देना ही नहीं चाहता है तो क्या होगा, राइट। इस सिचुएशन के बारे में उसने कोई बात ही नहीं की गई, इसको तो पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया है। और साथ ही साथ एक प्रॉब्लम यहाँ पर एक और आई है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, पूरी तरीके से शिफ्ट कर दिया गया है, पूरी तरीके से रिवर्स कर दिया गया है। देखिए, अभी तक अगर आप देखेंगे तो ये गवर्नमेंट का बर्डन हुआ करता था, मतलब इट वाज द बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट, कि वो हाउस टू हाउस जाकर वेरीफाई करता था कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो कि इलेक्टोरल रोल के अंदर मतलब जिसका नाम लिखा हुआ है, क्या वो पर्टिकुलर सच में इंडिया का सिटीजन है, क्या वो बिल्कुल वेरीफाइड सिटीजन है, क्या वो सही पर्सन है जो कि वोट देने के लिए है। अभी तक सारा का सारा बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर हुआ करता था, बट जैसे ही इस चीज को आधार के साथ लिंक किया गया इलेक्टोरल रोल को, अचानक से सारे के सारे बर्डन जो है उस इंडिविजुअल के ऊपर शिफ्ट हो गए।
अगर वो अब इंडिविजुअल वो आधार कार्ड नहीं देना चाहता है तो ये उस पर्सन की गलती होगी कि मैंने आधार कार्ड नहीं दिया इसलिए मेरा इलेक्टोरल रोल के अंदर नाम नहीं है. सो दिस इज नॉट गुड एक्चुअली, दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर डेमोक्रेसी. ठीक है, आपको आई होप इसका मेन जो रैशनल है वो समझ आ रहा होगा. इनफैक्ट जो डिलीशन फ्रॉम द वोटर रोल है इट विल हैपन विदाउट एनी प्रोसीजरल सेफगार्ड्स. 2015 के अंदर देखिए, अगर ये पर्टिकुलर चीज आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे वोटर रोल्स थे जिसके अंदर बहुत सारे लोगों का नाम हटा दिया गया था बिकॉज ऑफ आधार कार्ड. 2015 में ऐसा एक ऑलरेडी केस आ चुका है जहां पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पर एक मतलब केस ऐसा आया कि बहुत सारे लोगों को एक्सक्लूड किया जा रहा है वहां के इलेक्टोरल प्रोसेस से, मतलब उनको वोट देने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा बिकॉज उनका इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर नाम ही नहीं है. जब राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि आरटीआई एक्ट को यूज किया गया और जब मालूम किया गया तो पता चला कि वो सारे के सारे लोगों का नाम डिलीट कर दिया गया बिकॉज उन्होंने आधार नंबर शो नहीं किया था या फिर अपना इलेक्टोरल आईडी जो है, अपना आधार कार्ड जो है वो शो नहीं किया था. ठीक है, और ये चीज विदाउट एनी डोर टू डोर वेरिफिकेशन किया गया था. मतलब उन्होंने तो चेक करने की कोशिश भी नहीं की कि क्या कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उसके पास आधार है या फिर नहीं है, क्या वो वेरीफाई कराना चाहता है या फिर नहीं कराना चाहता है, उसको उन्होंने चेक करने की कोशिश भी नहीं किया, उसको पूरी तरीके से हटा दिया. फिर वहां पर 2015 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर इसके अंदर इंटरवीन करना होगा, इंटरवीन करना हुआ और उसने फिर जाकर इस चीज को रोका और उसने इस चीज को बंद किया कि आधार कार्ड का जो लिंकिंग है वो इस पर्टिकुलर इलेक्टोरल रोल से वो मैंडेटरी नहीं है, वो सिर्फ वॉलेंट्री है. अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं देना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पर जाकर उसको मना कर दो, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर रोक दिया गया कि आप किसी भी इलेक्टोरल रोल को आधार कार्ड के साथ लिंक करने की कोशिश नहीं करोगे. ठीक है, नाउ बहुत सारी कंसर्न्स ये भी हैं कि ये पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग कॉज कर सकता है. लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग होता क्या है. देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का इलेक्टोरल आईडी उसके आधार कार्ड नंबर से लिंक हो जाएगा तो क्या होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा उस गवर्नमेंट के लिए ट्रैक करना कि कौन सा वोटर जो है उसको कौन सी वेलफेयर सब्सिडीज मिली हैं और कौन से बेनिफिट्स मिली हैं. बिकॉज देखिए, आधार कार्ड तो हर एक चीज के अंदर लिंक्ड है. अगर आपको गैस का एक एलपीजी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एलपीजी में सब्सिडी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो आपके आधार कार्ड नंबर से मालूम चल जाएगा. आपको किसी आपका बैंक अकाउंट है कि नहीं, आपको कितने डीबीटी गया है, कितना गया है, ये सारा का सारा पैसा जो इन्फॉर्मेशन है वो आधार कार्ड से मिल जाएगा. अब ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई भी रूलिंग पार्टी इस चीज का मिसयूज कर सकती है, जिससे वो सेलेक्टिवली टारगेट कर सकती है अपने मैसेजेस को टू स्पेसिफिक वोटर्स. मतलब अपने किसी भी पर्टिकुलर मैसेज को वो पूरी पब्लिक तक ना पहुंचा के सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर लोगों तक पहुंचा सकती है जो कि उनके सपोर्टर्स हैं, जो कि उनके लिए मतलब उनके लिए जो सांत्वना रखते हैं. ठीक है, सिर्फ उन तक ये पहुंचा सकती है. और माइंड यू कि ये डेटा जो है पब्लिकली अवेलेबल नहीं है. इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, देखिए इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री और फेयर होते हैं. ठीक है, फ्री फेयर इलेक्शन का सीधा सा मतलब है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि इलेक्शन लड़ रहा है सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए और इक्वल ग्राउंड होनी चाहिए. मतलब सबके साथ बिल्कुल बेस से स्टार्ट करने चाहिए. मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पार्टी के पास ये सारा का सारा डेटा है जहां पर उनको ये पता है कि एग्जैक्टली कौन सा इलेक्टोरल क्या खाता है, क्या पीता है, किसको क्या पसंद है. तो आपको नहीं लग रहा कि वो डायरेक्टली टारगेटिंग करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब जिसको जो चाहिए उसको वही देना स्टार्ट कर देंगे. बिकॉज ऑब्वियसली अब जिसको जो चाहिए अगर उनको वो मिलना स्टार्ट कर देगा तो ऑब्वियसली वो उसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेंगे, राइट. तो ये लेकिन ये गलत हो जाएगा बिकॉज ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन को पूरी तरीके से खत्म कर देगा. देखिए अब ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी पहली बार नहीं हो रहा है. पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग का ऑलरेडी एक केस इंडिया के अंदर आ चुका है जहां पर अप्रैल 2021 के अंदर मद्रास हाई कोर्ट ने यूआईडीएआई को कोर्ट में बुलाया था. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि आधार कार्ड हमारा बनाता है उसको बुलाया था और उससे पूछा गया कि पुडुचेरी के अंदर ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि आधार कार्ड के अंदर होता है वो रिलीज कैसे हुआ. जब ये बात सामने आई तो मालूम चला कि पुडुचेरी के अंदर जब इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही थी तो वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग थे, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके फोन के ऊपर एसएमएस मैसेजेस आए. आपको ध्यान रखना है. देखिए, पुडुचेरी की पॉपुलेशन की तो बहुत लोग हुई, मतलब पॉपुलेशन में तो बहुत लोग होंगे, लेकिन पॉइंट इज सबके पास वो मैसेज नहीं गए, सिर्फ टारगेटेड लोगों के पास वो मैसेजेस गए. मतलब कुछ ही लोगों के पास वो मैसेजेस गए जहां पर उनको एक पर्टिकुलर इलेक्शन कैंपेनिंग में ज्वाइन होने के लिए बुलाया गया. उनके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक मैसेजेस जाते हैं जो कि उनके फोन नंबर से डायरेक्टली लिंक था. ऑब्वियसली अब उनका मोबाइल नंबर जो था उनके आधार कार्ड से लिंक था. तो ये आधार कार्ड का जो डेटा था, ये मोबाइल नंबर वाला डेटा, ये रिलीज कैसे हुआ, ये चीज पूछा गया था मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा यूआईडीआई से, जिसका आंसर ये दे नहीं पाया ऑब्वियसली कि ठीक है कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है. इन्होंने यही बोला हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली डेटा लीक कैसे हो गया. इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं कि नो डेटा इज सेफ. यहाँ पर सिंपल सा प्रॉब्लम है कि कोई भी डेटा लीक हो सकता है और उस पर्टिकुलर डेटा को मिसयूज किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट. नाउ इसके अलावा कुछ प्रोसीजरल कंसर्न्स भी हैं जो कि इस पर्टिकुलर चीज पे देखे गए हैं. देखिए, सबसे पहले तो इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है 20th ऑफ दिसंबर को. उसी दिन 20th ऑफ दिसंबर को ही लोकसभा के अंदर इसको पास कर दिया जाता है और 21st ऑफ दिसंबर को राज्यसभा के अंदर पास कर दिया जाता है. अब समझ रहे हैं, जो राइट टू प्राइवेसी का वन ऑफ द बिगेस्ट जो बिल्स इस पर्टिकुलर साल में आया है उसको आपने 2 दिन के अंदर पूरी तरीके से पास कर दिया विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग, विदाउट एनी डिबेट, विदाउट एनी डिस्कशन. तो दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी एक्चुअली.
नाउ कलकत्ता हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो यहां तक बोला है कि वो आधार कार्ड की ऑथेंटिसिटी को ही मानेंगे नहीं। मतलब उन्होंने बोला है कि हम इस चीज को मान ही नहीं सकते हैं, बिकॉज अगर आधार कार्ड इतना ही इंपॉर्टेंट है तो वहां पर डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन गलत कैसे हो रही है, जो नेम ऑफ द एप्लीकेंट है वो कैसे गलत हो रहा है, उनके फादर का नेम कैसे गलत हो जा रहा है, और यहाँ तक कि इतने सारे इन्फॉर्मेशन गलत कैसे हो रहे हैं, फॉल्सिफाइड इन्फॉर्मेशन कैसे आ रहे हैं, और अगर इतना इन्फॉर्मेशन गलत है तो गवर्नमेंट को पता कैसे नहीं चल रहा है। अगर इतना सारा प्रॉब्लम ऑलरेडी आधार कार्ड के अंदर है तो कलकत्ता और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको पूरी तरीके से ऑथेंटिसिटी ऑफ आधार कार्ड के ऊपर यू नो कमेंट करने से मना कर दिया, मतलब इस चीज के ऊपर तो बात करने से मना कर दिया। फाइनली इट इज वर्थ क्वेश्चनिंग कि आधार कार्ड जो कि एक्चुअली एक वेलफेयर पर्पस के लिए स्टार्ट हुआ था, ये इन सब चीजों के अंदर कैसे इन्वॉल्व हो गया। देखिए आधार कार्ड को सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि जितने भी लोग जो कि बैकग्राउंड से, रूरल बैकग्राउंड से, उनको इजीली उनको किसी भी टाइप का एक्सेस प्रोवाइड किया जा सके, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड कर सके, उनको डिफरेंट टाइप के जो भी चीजें उनको नहीं मिल रही है वो सब प्रोवाइड कर सके। इसको एक मनी बिल की तरह लाया गया था पार्लियामेंट के अंदर। बट अगर आप देखेंगे अब यहाँ पर इंक्लूड करके ये किस पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच चुका है कि अब इसको इलेक्टोरल रोल के साथ लिंक कर रहे हैं, और जिसके पास आधार कार्ड नहीं है आप उसको, उससे आप राइट टू अडल्ट फ्रेंचाइजी आप छीन रहे हो, मतलब आप उससे राइट टू वोट, मतलब दिस राइट टू वोट हैज बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू एवरी सिंगल पर्सन इन इंडिया। आप उससे वो पर्टिकुलर राइट ही छीन ले रहे हो जस्ट बिकॉज उसके पास आधार कार्ड नहीं है। ये आधार कार्ड सिर्फ एक वेलफेयर मेजर की तरह स्टार्ट हुआ था, ये किसी टाइप का ये ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट की तरह स्टार्ट ही नहीं हुआ था। तो आप इस पर्टिकुलर चीज को यूज करके ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हो, दिस इज द मेन प्रॉब्लम एंड दिस इज द मेन कॉज ऑफ द ऑथर। ठीक है, ऑथर यही कहना चाहती है। नाउ इट इज लाइकली दैट इनमें से कुछ ना कुछ इश्यू तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली दोनों ही हाउसेस से पास हो चुका है, तो अब सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट ओनली थिंग जो कि इस चीज को अगर गलत हुआ तो इसको इनवैलिडेट कर सकता है। लेकिन पॉइंट इज कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतने सारे केसेस चल रहे हैं, एग्जांपल इलेक्टोरल बॉन्ड के केसेस चल रहे हैं जो कि 2017-2016 से चलते ही जा रहे हैं, आज तक उसके बारे में कोई रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के ऊपर अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो इसके लिए हमें बहुत जल्दी इसकी मतलब रिजल्ट चाहिए होगा। सुप्रीम कोर्ट से एक होप होगा कि ये बाकी केसेस के मतलब साइड में रख के इस पर्टिकुलर केस को प्रॉपर्ली सॉल्व करे, बिकॉज द सक्सेस ऑफ आवर डेमोक्रेसी मे वेरी वेल डिपेंड ऑन इट। हमारी डेमोक्रेसी का जो सक्सेस है वो इस चीज पे डिपेंड कर रहा है, बिकॉज अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन फेयर नहीं हुआ, अगर इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, फ्री नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली हमारी जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी रहेगी नहीं, इट विल चेंज इनटू टायरनी। आई होप आपको आज के सारे जितने भी एडिटोरियल्स हमने डिस्कस किए हैं आपको प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।